everyone, welcome back to my channel and welcome back to all PYQ revision series. As you all are aware कि हमारे UGC नेट का एग्जाम बहुत हमारे पास आ चुका है. कभी भी आपकी एग्जाम डेट आ सकती है एंड विद इन 1 मंथ आपका एग्जाम हो सकता है. ऐसे में वी आर रनिंग दिस PYQ रिविजन सीरीज जहां पे हम लोग अपने इंग्लिश लिटरेचर के एक एक सेक्शन को सेपरेटली उठा के उनके डिटेल में क्वेश्चंस को कर रहे हैं. जो भी आपके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है उनको हम लोग इन वीडियोस के जरिए उठाते हैं, उनका रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिससे हम लोग को नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पता लगता है. आज का जो हमारा टॉपिक है इस PYQ रिविजन सीरीज का वो है लिटरेरी डिवाइसेस. बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आप सबको पता है कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में थाउजेंड्स ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, टर्म्स एंड चीजें होती हैं जो इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ लिटरेचर स्टूडेंट कि उसको सारे आने चाहिए. ये आपकी ड्यूटी है. पर मेरी ड्यूटी क्या है कि इसमें से इतने थाउजेंड्स ऑफ टर्म्स एंड डिवाइसेस में से जो मोस्ट आस्क्ड एंड मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डिवाइसेस है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, उनको मैं आपको बताऊं कि आपको इनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है. अलॉन्ग विद दैट उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देना मेरी ड्यूटी है. सो इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट्स या डिवाइसेस जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ लुक एट दिस कि हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन कौन से आपके सब टॉपिक्स आते हैं. तो नंबर 1 है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच. जो आपको पता है हमारी इतनी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं. देन हम लोग के लिटरेरी टर्म्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फिक्शन होते हैं. हमारा जो फिक्शन होता है, जो स्टोरी होती है वो कई टाइप की होती है. कोई गोथिक जॉनरा है आपका, कोई आपका ड्रामेटिक है, कोई आपका पिकार रेस्क्यू है, देन कोई आपका कमिंग ऑफ द एज है, कोई एपिस्टलरी है. बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके फिक्शन के जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दैट आई विल टेल यू. देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ नरेटर्स, देन टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स. एक पर्टिकुलर स्टोरी में आपके बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर एंड और भी बहुत सारी चीजें. देन लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटोरिक्स एंड प्रोसोडी जिसमें आपके बहुत ही नए टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ट्रस्ट मी हर बार रिपीट होते हैं. उसको एक बार अगर आपने रट लिया ना उसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा एंड आपका तुरंत बन जाएगा, व्हिच आई विल लेट यू नो इन दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है यहाँ पे फुल फैथम 5 दाय फादर लाइज. अब ये लाइन आपके शेक्सपियर के एक प्ले से ली गई है जो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सा उनका प्ले है जिनकी ये बहुत ही फेमस लाइन है और किसने ये लाइन बोली है ये भी आपको कमेंट करके बताना है. तो आपके सामने एक जो स्टेटमेंट है उसमें आपसे सीधा सा सवाल पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है. 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, एजोनेंस, एलिटरेशन, अपोस्ट्रोफ एंड इंजैम्पमेंट. ये चारों जो आपके लिटरेरी डिवाइसेस है, मोस्ट फेमस लिटरेरी डिवाइसेस है, इनमें से आपको हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो ये चारों को आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है. क्वेश्चन को अगर सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो फुल में से आपको F दिखाई दे रहा है, फैदम का F दिखाई दे रहा है, अगेन 5 का F दिखाई दे रहा है, फादर का F दिखाई दे रहा है. तो कॉमन चीज जो आपको एक दिखाई दी कि F नाम का जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है वो बार बार हम लोग का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ऐसा जो हमारा लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पे कोई एक पर्टिकुलर लेटर बार बार रिपीट होता है वो या तो एजोनेंस होता है या फिर आपका एलिटरेशन होता है. और यहीं पे बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये एजोनेंस है या फिर ये एलिटरेशन है. तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपके ये आपका आंसर है कि ये एक एलिटरेशन है. पर दोनों की जो कंफ्यूजन है वो भी मैं यहाँ पे दूर करना चाहूंगी. आप सबको पता है कि हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें से हमारे वॉवल्स होते हैं, ठीक है, एंड देन आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ये हम सब लोग ने बचपन में पढ़ा है. वॉवल्स क्या होते हैं हमारे ए, ई, आई, O एंड U एंड इसके अलावा इन पांचों के अलावा जितने भी हमारे अल्फाबेट्स बच जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो जहां पे भी आपको कॉन्सोनेंट वर्ड्स का रिपीटेड, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स का रिपीटेशन दिखाई देता है वो बेटा आपका एलिटरेशन बन जाता है. एंड जहां पे भी आपको वॉवल साउंड का रिपीटेशन देखने को मिलता है जैसे ओ ओ ओ या फिर ए कुछ ऐसा आपको रिपीटेशन दिखाई देगा वो हमारा एजोनेंस बन जाएगा. मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर चीज को डील करने के लिए कि मैम एजोनेंस और एलिटरेशन में मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है एंड इससे नो डाउट आपके हर इंग्लिश के एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लो कि जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स रिपीटेशन में होंगे वो हमारा बन जाएगा एलिटरेशन एंड जितने भी वॉवल
वॉवल साउंड्स बेटा आपकी रिपीट होंगी, वो आपका बन जाएगा एजोनेंस। एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया एफ एफ एफ, तो एफ हम लोग का क्या है, ये हम लोगों का कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हमेशा बेटा बन जाता है हमारा एलिटरेशन। तो एजोनेंस और एलिटरेशन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अपॉस्ट्रोफ एंड एन्चैंटमेंट को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अपॉस्ट्रोफ एक ऐसा आपका लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पे आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या फिर किसी ऐसी एंटिटी को जो ह्यूमन नहीं है उसको एड्रेस करते हो, उससे बात करते हो। जैसे ओ वेस्ट विंड, हम लोग वेस्ट विंड से बात कर रहे हैं, हवा से बात कर रहे हैं। वेस्ट विंड कोई लिविंग एंटिटी तो नहीं है, लेकिन हम लोग उससे उसको एड्रेस करके बात कर रहे हैं एज इफ कि वो एक लिविंग इंसान है। वेस्ट विंड से बात की, नाइटिंगेल से हम लोग ने बात की, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है, उस घड़े से हम लोग बात करते हैं। तो ये जो आपका तरीका होता है जहां पे आप किसी एंटिटी या ऑब्जेक्ट जो नॉन ह्यूमन होती है उसको एड्रेस करते हो, उसको पुकारते हो, उसके ऊपर, उसकी फीलिंग्स के ऊपर पूरी आप पोयम लिखते हो, वो आपका अपॉस्ट्रोफ कहलाता है, जिसको आप बुला रहे हो, एड्रेस कर रहे हो। देन एन्चैंटमेंट आपका एक टाइप की पोइट्री होती है जहां पे आपकी जो लाइंस होती हैं वो कहीं पे भी स्टॉप ना होके कंटिन्यू रहती हैं। इसको हम लोग रन ऑन लाइंस भी कहते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट है जो आगे भी आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो आई होप ये चारों आपको बहुत ही ब्यूटीफुली क्लियर हो गए हैं एंड विद दैट हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यू हैव सीन हाउ अ मैन वॉज मेड अ स्लेव, You shall see how a slave was made a man। बहुत ध्यान से अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये तो मिरर सेंटेंस है। मिरर, जैसे मिरर क्या होता है कि हम लोग अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमारी बिल्कुल एक रिवर्स इमेज क्रिएट होती है। ये जो लिटरेरी डिवाइस है वो एक रिवर्स इमेज क्रिएट करता है अपने ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस या क्लॉजेस के बारे में। जैसा लिखा हुआ है कि यू हैव सीन हाउ अ मैन वॉज मेड अ स्लेव, यू शैल सी हाउ अ स्लेव वॉज मेड अ मैन। आपके जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, आपके शब्दों को बस फेर बदल एग्जैक्ट रिवर्स करके आपका ये लिटरेरी डिवाइस बन जाता है एंड इसको हम लोग बेटा कहते हैं काइस्मस। ठीक है, ये आप लोग को लर्न रखना है कि काइस्मस आपका एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पे हम लोग जो पहले स्टेटमेंट या क्लॉज या फ्रेजेस होते हैं उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज उसके बाद लिख देते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं काइस्मस। तो काइस्मस आपका क्या होता है, रिवर्सल ऑफ योर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वर्ड ऑर्डर, चाहे आपका फ्रेज हो चाहे क्लॉजेस हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लिटरेरी डिवाइस है जो आपकी पोएट्री में या प्रोज में अगर यूज किया जाए तो बहुत ही एम्फेसिस देता है एंड आपके रीडर का, ऑडियंस का जो अटेंशन है उसको ग्रैब करता है। देखो कितनी प्यारी सी लाइन है, ये काम होता है आपके इस काइस्मस लिटरेरी डिवाइस का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अ पोएट वंस रेफर्ड टू एन ओल्ड मैन एज अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ। फेमस है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इसी के ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जहां पे आपसे पूछा है कि ये जो आपकी लाइन दी हुई है जहां पे एक ओल्ड मतलब एक बूढ़े व्यक्ति को बोला जा रहा है, एक कंपैरिजन किया गया है कि ये जो ओल्ड मैन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, मतलब एक डंडी है उसके ऊपर अगर एक फटा पुराना कोट आप डाल दो तो वो कैसा दिखाई देगा, वो बूढ़ा व्यक्ति इतना लीन कमजोर दिखाई दे रहा है। ये कंपैरिजन किया गया है। व्हेन आई वाज वेरी यंग, ऑलमोस्ट 11 to 12 years, so my relatives also used to call me like अरे ये तो इतनी पतली सी है, माचिस की तीली लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि हैंगर ने कपड़े पहने हुए हैं। तो आप क्या देख पा रहे हो कि एक इंसान का किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इनडायरेक्ट कंपैरिजन जो किया जाता है उसको हम लोग बेटा कहते हैं आपका मेटाफर। ये जो क्वेश्चन है मेटाफर एंड सिमिली, आप सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि इनसे आपको इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रिसेंटली आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेटाफर आपका एक्सप्लिसिट कंपैरिजन होता है या इम्प्लिसिट, एंड सिमिली आपका एक्सप्लिसिट कंपैरिजन होता है या इम्प्लिसिट। ये आप में से सबको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले तो आपको एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट का मतलब पता होना चाहिए एंड उसमें से मेटाफर एंड सिमिली क्या है ये आपके क्वेश्चन में यूजीसी नेट में पूछा गया है। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मेटाफर कौन सा कंपैरिजन होता है और सिमिली कौन सा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के केस में। कमेंट जरूर से किया करो जिससे मुझे पता चले कि हाँ बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एंड
पॉइंट कमेंट करोगे एंड सही होगा तो बहुतों का फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि हम लोग के एक बूढ़े व्यक्ति को एक कंपैरिजन किया गया है। याद रखना मेरा वाला कंपैरिजन जो मेरे रिश्तेदारों ने किया था कि अरे ये तो बड़ी पतली सी है, ये ऐसी माचिस की तीली दिखती है। तो जब आप एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो उसको बेटा हम लोग हमेशा कहते हैं मेटाफर। जहां पे भी आप एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हो यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज, वो बेटा आपका बन जाता है सिमिली, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेटाफर एंड सिमिली के जितने भी क्वेश्चन है आपको जरूर से लगाने चाहिए क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है एन एपिलोग इज आपसे पूछा गया है, एक शब्द दिया गया है आपको एपिलोग, और पूछा है आपसे 4 स्टेटमेंट देके कि क्या आपका एपिलोग आपके टेक्स्ट के पहले आता है या फिर आपके टेक्स्ट के बाद में आता है। चारों आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो इसमें आपको यही दिखाई देगा कि आपका ये जो टेक्स्ट है एपिलोग है वो आपकी किसी कहानी के पहले आता है या बाद में। सबसे पहले तो हम सब लोग जब छोटे थे तो बिफोर एंड आफ्टर मैथ्स में किया करते थे कि भाई इसके ये आपका कोई शब्द है 9 है, इसके आपके बिफोर क्या आता है, इसके आपके आफ्टर क्या आता है। ये सेम चीज हम लोग इंग्लिश में भी करते हैं। जब हम लोग इंग्लिश में पहले किसी वर्ड्स को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग प्रीफिक्स बुलाते हैं एंड बाद में किसी चीज को ऐड करते हैं तो हम लोग उसको क्या बुलाते हैं, सफिक्स। तो इस पॉइंट को याद रखना। एपिलोग के केस में आपका आंसर क्या होना चाहिए, एपिलोग एक ऐसा आपका टेक्स्ट होता है जो सफिक्स्ड होता है। सफिक्स मतलब आफ्टर, आपकी पूरी कहानी खत्म हो गई, एक टेक्स्ट आपका खत्म हो गया, उसके बाद आपका एक पेज में कुछ सम अप करते हुए या फिर उसका एक्सटेंशन देते हुए जो टेक्स्ट लिखा होता है कहानी के बिल्कुल आखिर में, उसको हम लोग बेटा कहते हैं एपिलोग। आप लोग पिक्चर्स में भी, मूवीज में भी ये चीज देखते होंगे कि आपकी पूरी मूवी खत्म हो जाती है, स्पेशली मार्वल मूवी अगर आप लोग ने कभी देखी होगी या फिर कोई भी हिंदी मूवी जिसमें पूरी कहानी खत्म हो जाने के बाद अंत में एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाते हैं कि 5 years आफ्टर, 5 साल बाद तो जो पति पत्नी होते हैं वो फाइनली मिल गए होते हैं, उनका छोटा सा बच्चा होता है, वो पार्क में खेल रहे होते हैं। मतलब एपिलॉग एक ऐसी आपकी एक्सटेंडेड, वो एक छोटी सी क्लिप हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया जो आपको इंसाइट देता है कि उस कहानी के बाद उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का बाद में क्या हुआ। ये आपको उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि फ्यूचर में उस पर्टिकुलर आपके कैरेक्टर या स्टोरी का क्या हुआ। इसको हम लोग कहते हैं एपिलॉग। आपको क्या याद रखना है कि एपिलॉग आपका आखिर में आता है। अब इससे ही मिलता जुलता एक वर्ड है डैश, जो आपको कमेंट करके बताना है, वो आपके टेक्स्ट के पहले आता है, ठीक है। आप सभी को कमेंट करके बताना है। मैंने अभी तक आपसे 3 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं जो आपको कमेंट करके बताने हैं। प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जरूर से कमेंट करना। एपिलॉग का उल्टा क्या होता है उसको आपको बताना है एंड वो हिंट है आपकी कि वो आपके टेक्स्ट के पहले आता है, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। Which two of the poems in the following list are examples of dramatic monologue? Every literature student must be knowing कि ये dramatic monologue किस चिड़िया का नाम है। आपका dramatic monologue एक ऐसी poetic device होती है या फिर ऐसी device होती है जिसमें आपका जो suppose एक poem की हम लोग बात करें, जिसमें आपका एक जो character होता है, वो जो speaker होता है, वो एक ऐसे listener को, implied listener को या फिर एक ऐसी audience, invisible audience को address कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है। वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि अपने मन की वो बातें सामने वाले को बताता जा रहा है। इस पर्टिकुलर आपकी लिटरेरी डिवाइस से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के मन में जो चीजें हैं, जो उसने किया होता है बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में, वो रेवलेशंस, उसके इनसाइट्स, उसकी पर्टिकुलर बातों से निकलते रहते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस। एंड आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन चारों को पढ़ के बताओ कि इसमें से ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है यूजीसी नेट कि एक आपका जॉनरा उठा लेगा, एक आपका टाइप उठा लेगा एंड आइडेंटिफाई करने को बोलेगा कि इसमें से आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन सा है। तो आपका ए एंड सी आंसर है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस एंड आपका कैरल एंड डेफी का मेड्यूसा। ये फेमस एग्जांपल्स हैं आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग के एंड आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस तो सबसे फेमस एग्जांपल है। अब ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें कि आपका पैस्टोरल एलिजी कौन सा है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये आपका, जिससे आपसे एलिजी या फिर पैस्टोरल एलिजी आइडेंटिफाई करने को पूछा जाता है, तो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो जरूर से लाइक बटन को क्लिक करिएगा सो दैट व्हेन आई रिसीव योर लाइक्स आई कम टू नो कि आपको मजा आ रहा है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडेप्टेड टू गोथिक जॉनरा। भाई एग्जाम में फिर मैं बोल रही हूं, मैंने बहुत बार अपने बच्चों को कहा है कि ये नॉट बहुत छोटा सा होता है लेकिन इससे आपका आंसर पलट जाता है, तो जल्दबाजी में मत रहना। नॉट, नेवर, इन सारे वर्ड्स का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा गोथिक जॉनरा नहीं है। गोथिक जॉनरा क्या है हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में, जैसे हम लोग हॉरर मूवीज, भूतिया मूवी देखते हैं ना, आपकी रिसेंटली आई वॉच्ड इंसीडियस, देन आपकी नन वाली मूवी है, पोप्स एक्सॉर्सिस्ट है, आप सब लोग को आई एम श्योर बहुत सारी भूतिया मूवी पता होगी। तो उनमें क्या स्पेशल होता है, बहुत आपको डरावनी आवाजें आती हैं, बहुत स्पूकी फीलिंग होती है, एंड ऐसे एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ईरी फीलिंग देते हैं, बहुत ज़्यादा डराते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोथिक जॉनरा, जिसमें डर वाली फीलिंग होती है एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं, भूत आ रहा होता है। आपको पता होगा कि गॉथिक जॉनरा क्या है। तो इसमें से आपको सर्च करके बताना है कि कौन सा गॉथिक जॉनरा नहीं है। तो आपका आंसर है टोबियस स्मॉलेट का रॉडरिक रैंडम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये रॉडरिक रैंडम अगर गॉथिक जॉनरा नहीं है तो ये क्या है। तो ये आपका अगेन एक ऐसे टाइप के जॉनरा के अंदर आता है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं पिकारेस्क्यू। ठीक है, पिकारेस्क्यू क्या होती है, पिकारेस्क्यू नॉवेल्स या पिकारेस्क्यू जो आपका टाइप होता है, एक ऐसे टाइप का आपका जॉनरा होता है जहां पे एक बहुत ही चंट, रोग एंड रास्कल कैरेक्टर है, या फिर एक बहुत ही देसी भाषा में बोले तो एक बहुत ही हरामी टाइप का कैरेक्टर लिया जाता है एंड फिर उसकी पूरे एडवेंचर्स एंड उसकी पूरी कहानी दिखाई जाती है कि बचपन से एक लो या मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हुआ होता है, उसके माँ बाप नहीं होते हैं, वो क्या मतलब करप्टेड सोसाइटी उसके जरिए दिखाई जाती है, या फिर वो किस तरीके से करप्शन में या क्रिमिनल चीजें कर करके वो कैसे मॉरल्स की तरफ चला जाता है। ये आपकी पिकारेस्क्यू नॉवल होती है जहां पे एक रोग एंड रास्कल कैरेक्टर का पूरे एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं। तो ये रॉडरिक रैंडम जो है वो आपका पिकारेस्क्यू नॉवल है। एंड इस क्वेश्चन के जरिए बेटा आपको ये भी पता लगता है कि आपको इन जॉनरास के जो फेमस नेम्स हैं पता होने चाहिए। जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कितने टाइप के होते हैं, एलिजी कौन सी सबसे ज्यादा फेमस है, आपकी पैस्टोरल एलिजी कौन सी सबसे ज्यादा फेमस है, गोथिक जॉनरा हो गया, पिकारेस्क्यू जॉनरा हो गया। तो जितने भी आपके जॉनरास एंड टाइप्स ऑफ फिक्शन है उनके जितने भी फेमस 5 से 10 नाम है आपको याद होने चाहिए। एंड विद दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू गोथिक जॉनरा के सारे इंपॉर्टेंट नेम्स, कहां से सबसे ज्यादा स्टार्ट होता है। होरेस वॉलपोल को माना जाता है कि गोथिक जॉनरा इनके ही वर्क कैसल ऑफ ऑटरेंटो के बाद स्टार्ट हुआ। इनको आप पढ़ लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपके सारे मेन गोथिक जॉनरा हैं। आपका गोथिक जॉनरा 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है एंड 19th सेंचुरी में इनकी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, पॉपुलराइज हो जाते हैं। एंड आपको डेट वाइज दिख भी रहा होगा कि कैसे ये 18 से 19th सेंचुरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो इसको आप लोग जरूर से कर लेना। चलेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन अ पोएम अ लाइन में ईदर बी एंड स्टॉप्ड, और आपकी जो बेटा पोएम होती है उसकी जो लाइंस होती है उसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, राइम, रिदम, मीटर एंड पता नहीं क्या क्या। आपसे पूछा गया है आपकी पोएम की जो लाइंस होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी एंड स्टॉप्ड लाइन, ठीक है, इसको आई एम राइटिंग ओवर। दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी जो आपकी होती है वो होती है आपकी रन ऑन लाइन। दोनों में आपका डिफरेंस होता है। जो आपकी एंड स्टॉप्ड लाइन होती है वहां पे आपका जो एक लाइन का फील होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है या फिर एक थॉट होता है, वो उस लाइन के एंड में खत्म हो जा रहा है। कि मतलब सपोज कोई एक पोएट है, वो एक बात को कहना चाह रहा है, तो एक लाइन में वो बात खत्म हो गई, जहां पे फुल स्टॉप लगा होगा उसका थॉट जो हम लोग को वो बोलना चाहता है वो वहां खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंड स्टॉप्ड लाइन। रन ऑन लाइन कौन सी होती है, जहां पे आपकी लाइंस कंटिन्यू होती चली जाती हैं एंड आपका जो थॉट है वो लाइन के एंड में खत्म नहीं होता है। इसका एग्जांपल भी आई कैन शो यू कि आपकी जो एंड स्टॉप्ड लाइन है उसका यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट एंड डे इज डन। तो आपका सपोज एक पोएट है, वो आपको बता रहा है कि जो सन है वो आपका वेस्ट में सेट करता है एंड उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा दिन खत्म हो गया। तो यहाँ डॉट लगा हुआ है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका एंड स्टॉप लाइन। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी पूरी तरीके से कंप्लीट है एंड पोएट जो हम लोग को थॉट देना चाह रहा है वो भी एक लाइन के एंड में खत्म हो जाते हैं। अब इसी के कंपैरिजन में आप लोग देखिए रन ऑन लाइन्स, द मून राइजेस इन द स्काई कास्टिंग अ सॉफ्ट ग्लो ओवर द स्लीपिंग वर्ल्ड।
वर्ल्ड एज नाइट डिसेंड्स विद इट्स सीक्रेट्स एंड ड्रीम्स। आपको दिख रहा है कि सॉफ्ट के बाद यहाँ पे कुछ भी स्टॉपेज नहीं आई, सॉफ्ट ग्लो अगली लाइन में आपका कंटिन्यू हो गया, नाइट के बाद कोई स्टॉपेज नहीं आई, वो आपका अगली लाइन से कंटिन्यू हो गया। तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं रन ऑन लाइंस। इसका दूसरा नाम क्या है? एनजैम्पमेंट। ये जो हम लोग ने पहले देखा था, एनजैम्पमेंट आपकी ऐसी लाइन होती है जो आपकी कंटिन्यू होती चली जाती है एंड काफी सारे सेंटेंसेस के बाद उसका पूरा मतलब निकल के आता है। आपकी जो मिल्टन है पैराडाइज लॉस्ट में, उन्होंने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली एकदम ओपनिंग में यूज किया है। आपको अगेन कमेंट करके बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग में वो जो इनकी इतनी लंबी लाइन है वो कितनी लाइंस की वो लाइन है, आपको एग्जैक्टली ये बताना है। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन, और इसके बाद एक और एक क्वेश्चन आएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके रिटोरिक्स एंड प्रोसोडी से। आई टोल्ड यू ना, मैंने जितने आपको स्टार्टिंग में ऑप्शंस दिखाए, सेक्शंस दिखाए, उसमें से जितने भी मोस्ट फेमस थे वो सब आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे। यहां पे आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस फिट्स द यूनिट और वर्स डेक्टाइल। अब आप सोच रहे होंगे जिन बच्चों को पता होगा उनसे बन जाएगा, जिनको नहीं पता है तो डेक्टाइल उनके लिए क्या है। आप सबको पता है कि आप देखो गाना गाते हो या गाने सुनते हो तो हर गाने की ना अपनी एक मीटर होती है। मीटर मतलब कि कहीं पे आपका जो सिंगर होता है वो बहुत स्ट्रेस देके किसी पर्टिकुलर शब्द को बोलता है, कहीं पे बहुत हल्का बोलता है, अनस्ट्रेस्ड होता है। तो इस चीज से ही आपके गाने की लय बनती है कि कभी ऊपर कभी नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं मीटर। तो आपकी पोएट्री में मीटर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका एक है डेक्टाइल। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेक्टाइल आपका मीटर होता है उसका जो उसके अंदर जो मीटर का स्टाइल होता है वो कैसे होता है। तो ये आपको लर्न कर लेना है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि पहले आपका वन स्ट्रेस्ड साइलेबल आता है, उसके बाद आपके टू अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स आते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स का मतलब ये हुआ कि वो कौन से एक शब्द के एक पार्ट में आपका सिंगर ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है एंड कौन से पार्ट में वो कम एम्फेसिस दे रहा है। ठीक है, सेम आपका सिमिलर क्वेश्चन है ट्रोकी। ये भी आपके टाइप्स ऑफ मीटर में आ जाता है, जिसमें आपको पता लगाना है कि ट्रोकी का जो स्टाइल है वो कौन सा स्टाइल है। तो ये आपको बिना लॉजिक लगाए हर एक लिटरेचर के बच्चे को प्रॉपरली लर्न कर लेना चाहिए। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अगर क्वेश्चन आता है इसमें से, ये आपकी पूरी लिस्ट दी है, आयम्बिक, ट्रोकिक, स्पॉन्डिक, एनेपिस्टिक, टेक्टाइलिक एंड आपके बाकी के जो है पायरिक है, देन आपके एम्फीब्रेक है, देन एम्फीमेकर है। इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लो। ये जो चीज है ये आपको लर्न कर लेनी है कि कौन सा अनस्ट्रेस्ड है कौन सा स्ट्रेस्ड है। अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक अगर नहीं किया, स्क्रीनशॉट लो और इसको डेली सुबह को उठ के आपको रटना है, लॉजिक नहीं लगाना है। इसमें से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो भाई अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपने छोड़ दिया तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कि भाई हमने कहा था कि ये आते हैं और तब भी मैंने नहीं किया। कुछ आपकी 8 से 9 चीजें ही हैं, उसको रट के चले जाना। ठीक है, देन इस पे आगे जाके आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो एक फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी आई एम गोइंग टू मेक डेफिनेटली। अभी के लिए इसको रट लेना। ठीक है, आगे चलेंगे एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस, बट आपके क्वेश्चंस तो लिटरेरी डिवाइसेस एंड टर्म्स में बहुत सारे हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरो लगा हुआ है। सेपरेट सेक्शंस मैंने बनाए हैं हर इंग्लिश के सेक्शन के, जहां पे आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रही है, ये एक छोटी सी लिस्ट है। लिस्ट आपके इंग्लिश लिटरेचर की सारी है, चाहे ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, आपका कल्चरल स्टडीज या फिर आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाना है, आपको कुछ भी लगाना है। बहुत मेहनत से एक एक क्वेश्चन को पढ़ के सिग्रीगेट किया गया है। ये आपको मिल जाएगा मेरे पीवाईक्यू सॉर्टेड जो मैंने बनाया है कोर्स। सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे एंड अगर आपको उसका डेमो लेना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ऑलरेडी बच्चे इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम का पार्ट नहीं है तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको जल्दी से ले लें, क्योंकि आपके एग्जाम में अब 1 महीना बचा है एंड क्योंकि दिवाली पास आ गई है तो 1 मंथ ऑफर भी अभी ऑन हो चुका है, जहां पे आप बहुत ही कम प्राइस में इस सेक्शन वाइज एंड ईयर वाइज पीवाईक्यूज को अवेल कर सकते हो। 1 महीने में जम के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चंस लगा लगा के आपको बस दिखा देना है कि मैंने इतने क्वेश्चंस लगाए, मेरी इतनी अच्छी तैयारी है, दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो
आज के वीडियो में आई होप आपको पसंद आया होगा। एक एक चीज आपको बहुत ही ब्यूटीफुली समझाई गई है। आपका इस वीडियो को लेकर जो भी फीडबैक हो उसको जरूर से कमेंट में लिख के जाना। मैंने जितने क्वेश्चंस पूछे उसको जरूर से एक्टिवली पार्टिसिपेट होना एंड अपना आंसर लिख के जाना। विद दैट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। कमेंट करके जाना कि अगला वीडियो कौन से सेक्शन पे आप लोग देखना चाहोगे। आप सब लोग के मेरे वीडियोस पे रिक्वेस्ट जो आती है, ट्रस्ट मी आई एम वर्किंग ऑन इट एंड धीरे धीरे आप सबकी रिक्वेस्ट पे जितने भी आप लोग ने बोले हैं उस पे वीडियोस बन जाएंगे। डोंट यू वरी, जो वीडियोस आते हैं बस उनको आप लोग तैयार करते रहो। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप टेलीग्राम पे चैट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। सो आई विल टेक योर लीव, आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस कोर्स। ये 1 मंथ का कोर्स आपके बहुत काम आने वाला है एंड आप इसको अवेल कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो विद दैट, बाय एंड टेक केयर।